Hello student, I am Prateek Jain. Your PKJ sir is live now in Vidyakul. Today we are teaching a new topic, atomic structure. आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के बारे में, वो नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो एटॉमिक सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। ठीक है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं चैप्टर को प्रॉपरली। एटम्स एंड स्ट्रक्चर। तो मतलब क्या है, हम बात करेंगे एटम्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, जब हम बात करेंगे एटम्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपने हमेशा घर में पढ़ते हुए देखा होगा या घर बनाते हुए देखा होगा कि हम जब भी घर बनाते हैं तो उससे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ इस टाइप से उसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब उसका कुछ मैपिंग करते हैं, और जब मैपिंग करते हैं तो हम उसमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि सर आपका जो बेडरूम होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। बेडरूम से लगता हुआ आपका एक हॉल होगा जिसके अंदर आप सोफे रखोगे, इधर आपका एक स्टडी रूम होगा, समथिंग ऐसा कुछ आप इसकी मैपिंग करना स्टार्ट करते हो किसी भी घर की। हम यहां पर भी मैपिंग करेंगे, बस किसकी बात करेंगे, हम एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एटम्स क्या होते हैं और एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी बेस को आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। क्वांटम नंबर, तो बच्चों आपने 8, 9, 10th में टॉपिक पढ़ रखा है अपने में एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब आपने 8, 9, 10th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपको यह बात तो पता हो चुकी थी रदरफोर्ड और थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो हम मेरे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हुआ था और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट किया था, उसके बारे में थ्योरी जो आई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए आप ये याद रखो कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, जब ये रिवॉल्व करता है तो आप ये चीज ध्यान दो, ये इस टाइप से रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो अपनी एक्सिस में भी रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और न्यूक्लियस की चारों तरफ भी रिवॉल्व करेगा, मतलब दो एक्सिस में रिवॉल्व करेगा, वो अपनी खुद की एक्सिस में भी और न्यूक्लियस की चारों तरफ भी इस टाइप से रिवॉल्व करना वो स्टार्ट करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो साइंटिस्टों को ये प्रॉब्लम आई थी सबसे ज्यादा कि अगर मैं एक ही ऑर्बिट के अंदर, एक ही न्यूक्लियस के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स रख दूंगा तो मुझे यह बताना इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि ये एलिमेंट कौन सा बना, चाहे सोडियम बना या पोटेशियम बना या नियॉन बना। तो उस चीज को खत्म करने के लिए या फिर उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए सब साइंटिस्टों ने मिलकर एक नाम दिया क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको ढूंढने जाना है, या फिर आप क्या हो बेटा, आपने शॉपिंग करी। शॉपिंग मतलब लड़कों ने नहीं लड़कियों ने, जब क्योंकि शॉपिंग मैक्सिमम क्या करती है, लड़कियां ही करती है। तो शॉपिंग लड़कियां शॉपिंग करने गई कहां पर, अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे। तो आप शॉपिंग करने जैसे ही जाओगे तो शॉपिंग करते टाइम पर क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या किया, कोई ड्रेस सिलेक्ट करी। ड्रेस सिलेक्ट करने के बाद उसने आपसे पूछा पेमेंट, आपने पेमेंट करी। पेमेंट करते उसने सबसे पहले आपसे मांगा आपका एड्रेस। तो एड्रेस में वो उसने आपसे सबसे पहले मांगा आपकी कंट्री, किस कंट्री से आपने बिलोंग करते हो। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो मैंने लिख दिया इंडिया। तो सबसे पहले उसने क्या मांगा आपसे, कंट्री। फिर उसने आपसे मांगा स्टेट, किस स्टेट से हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि राजस्थान से हैं। ठीक है, फिर उसने पूछा आपसे किस सिटी से हो।
तो मैंने बोल दिया कोटा से, और उसके बाद उसने आपसे पूछा किस एरिया से हो, या फिर आपका एड्रेस पूछ लिया सीधे ही, तो आप बोल दोगे सिंपल सा कि मेरा एड्रेस ये है। फॉर एग्जांपल मैंने पिन कोड डाल दिया 324009। तो ये 4 चीजें चाहिए होंगी मुझे फाइंड करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो वो सामान मेरे पास सीधा का सीधा डिलीवर हो जाएगा इन 4 चीजों से पहुंचने के लिए। ऐसे ही सारे साइंटिस्टों ने मिलकर 4 चीजें बनाई जिससे कोई भी हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 4 चीजें क्या थी? N, L, M और S। जब मैंने बात करी, साइंटिस्टों ने बात करी 4 चीजों के बारे में, तो वो 4 चीजें क्या थी उन्होंने? N, L, M और S। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि 4 चीजें, ये क्या डिफाइन कर रहा था? कंट्री को। ये क्या डिफाइन कर रहा है? स्टेट को। ये क्या डिफाइन कर रहा है? सिटी को। और ये क्या डिफाइन कर रहा है? आपके घर के एड्रेस को, जहां पर सामान डिलीवर होना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस वर्ड को बोलते हैं N, और N को बोलते हैं हम शेल, जो क्या डिफाइन करेगा? कंट्री को। इज दैट क्लियर? दूसरा आता है मेरे पास L, ठीक है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको बोलेंगे हम सब शेल, और ये क्या डिफाइन करेगा आपको? स्टेट को। इसको कई जने शेल बोलते हैं और कई जने इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं, तो इसका नेक्स्ट वर्ड ऑर्बिट भी होता है, ठीक है। इसको सब शेल बोलोगे या फिर सब ऑर्बिट बोलोगे, ये दोनों ही वर्ड्स के लिए यूज होते हैं। तीसरा आता है M। M होता है ऑर्बिटल, दैट इज ऑर्बिटल। ये क्या डिफाइन करता है? आपकी सिटी को। और लास्ट आता है मेरे पास स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज S, और ये दिखाता है आपको स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये क्या डिफाइन करता है? आपकी एड्रेस। तो मेरे पास 4 चीजें हो गई, N, L, M और S। जब मैं बात करूंगा N की, तो इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आता है L, ये हो गया मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड हो गया मेरे पास M, जो कि हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और S दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो किसी को भी जानने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, N, L, M और S। उसी तरह एड्रेस ढूंढने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ी, उसी तरह इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए भी 4 चीजों की जरूरत पड़ी, इस बार N, L, M और S। मेरा एड्रेस ढूंढने के लिए भी 4 चीजों की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए भी 4 चीजों की ही जरूरत है, N, L, M और S। इज दैट क्लियर और नॉट? तो पहले हम बात करते हैं अब N की। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमने बात करी N की, उसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? ये जब मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूंगा तो आपको ये चीजें पता होना जरूरी है। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय नील बोर। जब मैं नील बोर की बात कर रहा हूं तो नील बोर ने इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और उसके बारे में, उसकी रेडियस के बारे में बात करने की कोशिश करी थी, और उसका एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पर अभी आप देखो कि इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को भी डिस्कवर किसने किया था? नील बोर ने। तो इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय नील बोर। सेकेंडली, इट रिप्रेजेंट द नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। तो मतलब क्या है? ये क्या बता रहा है? नेम, साइज एंड एनर्जी। ये 3 चीजों के बारे में बताता है। आप दोबारा ध्यान से देखो, नेम, साइज एंड एनर्जी। जब मैं इसके बारे में बात करूंगा तो ये 3 चीजों के बारे में बता रहा है, नेम, साइज एंड एनर्जी। तो 3 चीजों के बारे में, नेम, साइज और एनर्जी के बारे में, जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, वो हम बात करेंगे तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप। थर्डली, द वैल्यू ऑफ n लाइज बिटवीन 1 to इनफाइनाइट। वाई 1 to इनफाइनाइट? क्योंकि अगर ऐसी कोई कंट्री हो सकती है क्या जिसकी वैल्यू, जिसमें कोई भी पब्लिक ना रहती हो? नहीं।
इसलिए कम से कम एक तो हो गई, तो n की वैल्यू कहां से लाई करेगी, 1 to infinite से। n is a positive integer which values is 1 2 3 4, that is 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। It determines the size of the orbital or shell or principal energy level by r equals to 0.529 n square by z angstrom। ये फॉर्मूला दिया था बोहर ने और उसका हम डेरिवेशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स पे। तो आप स्टे ट्यून्ड, आपको हमेशा सारे लेक्चर ढंग से ध्यान देने, क्योंकि हर लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से बिल्कुल मेल खाता है। It determines the energy of the orbital or shell of principal energy level। तो इन तीन चीजों के बारे में बात कर रहा है, नेम, साइज और एनर्जी। तो इसमें हमने बात कर चुके हैं रेडियस और एनर्जी के बारे में, बट अभी भी आपको ये बात है सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेडियस को ये नेम, साइज और एनर्जी तीनों कैसे डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी का। तो एनर्जी का ये फॉर्मूला दिया था 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दैट इज फॉर्म नेगेटिव। एनर्जी का फॉर्मूला ये था -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं n की वैल्यू की। n की वैल्यू लाइज करती है 1 2 3 4, जो मैं आपको बता चुका हूं। सी The number of electron in an orbit is given by 2n square। तो नील बोहर ने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हमें नामकरण स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं नामकरण की। मैंने आपको ये बता चुका हूं कि ये यूनिवर्स है, इस टाइप का कोई यूनिवर्स था, सॉरी इस टाइप का कोई यूनिवर्स था। इस यूनिवर्स के अंदर अब हम पार्ट्स कर रहे हैं कंट्रीज की, कि कौन कौन सी कंट्रीज प्रेजेंट है। जैसे हम बोलते हैं कि एशिया पैसिफिक है, एक जगह ऑस्ट्रेलिया, एक जगह कनाडा है, तो उसी टाइप से मैं अब डिफाइन कर रहा हूं कंट्रीज के बारे में कि इस यूनिवर्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो मैंने आपको बताया था कि 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, दैट इज स्मॉल n। तो इसके लिए उन्होंने दिया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला दिया 2n स्क्वायर। अब बेटा आप खुद भी ये बताओ, n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0। तो n की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, नहीं। मतलब ऐसी कोई कंट्री हो सकती है कि जहां पर कोई भी ना रहता हो, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए n की वैल्यू कहां से शुरू करनी पड़ी, 1 से। जब मैंने बोला आपको n की वैल्यू 1 से शुरू करी तो इसका नाम दिया गया k। सी, इसका नाम दिया गया k। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, फॉर्मूले में 1 वैल्यू पुट करूंगा 2n स्क्वायर के अंदर। अगर मैं 1 वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा, 2 into 1 दैट इज 2, 1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल इट्स इन 2। तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम सिर्फ 2। उसके बाद बात करेंगे हम एल शेल के बारे में। तो एल शेल के में n इक्वल्स टू 2 की वैल्यू मैंने पुट करी, तो इस फॉर्मूले के अंदर 2 वैल्यू पुट करके देखो आप, तो 2 into 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो डेट इज 8। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी यहां पर 8, तो 8 किस शेल की है, एल शेल है मेरे पास। तो मेरे पास सेकेंड कंट्री आई एल, दैट इज 8। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन मैं इसके अंदर रख सकता हूं। तीसरा आता है m, या फिर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा 3। तो 3 की इसकी 2n स्क्वायर के अंदर मैं 3 वैल्यू रख के देखता हूं, तो 2 into 3 का स्क्वायर दैट इज 9 into 2 दैट इज 18। तो मैंने रखा 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 18 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 18 हुआ और ये कौन सा शेल हुआ मेरे पास, m। कौन सा शेल हुआ ये मेरे पास, m। थर्ड 2n स्क्वायर की वैल्यू मैं 4 रख के मैं n की वैल्यू मैं 4 रख के देखता हूं, तो 4 में क्या आएगी, 4 में क्या आएगी, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो डेट इज 32। और इस शेल का नाम दिया मैंने n। लास्ट, अगर मैं n की वैल्यू 5 पुट करता हूं, तो 2n स्क्वायर के अंदर अगर 5 की वैल्यू पुट करूंगा तो n की वैल्यू 5 रखो, तो 5 5 जा 25, 25 into 2 दैट इज 50, तो इसका नाम हुआ O एंड सो ऑन। फिर P Q R S T U V, जहां तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती चली जाएगी, जहां तक एलिमेंट की डिस्कवरी होती चली जाएगी, वहां तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। पर साइंटिस्ट ने फिक्स कर दिया है, इसकी जो
कॉन्फ़िगरेशन है वो किस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने की, वो क्या है 2n²। इज दैट क्लियर और नॉट? पहले तो हो गया मेरे पास नाम। अब मैं दूसरी इसके बारे में बात करूंगा। एज द n वैल्यू इंक्रीज साइज ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज। n की वैल्यू बढ़ती गई तो ऑर्बिट की साइज भी बढ़ती चली जाएगी। क्यों भाई? देखो सिंपल सी कहानी है। ये क्या है मेरे पास? ये क्या है मेरे पास? एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब मैंने इसका नामकरण कर दिया तो मैं इसका नाम यहां पर दे सकता हूं KLM, दैट इज n, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि n की वैल्यू बढ़ती गई, n की वैल्यू बढ़ती गई तो रेडियस भी मेरा बढ़ता चला गया। देखो इधर ध्यान दो, n की k पे n की वैल्यू 1, तो 1 यहां ये सबसे पास में हो गया, ठीक है। l पे n की वैल्यू 2 तो ये से दूर हो गया। m पे n की वैल्यू 3 तो ये उससे भी दूर हो गया। और n इक्वल्स टू 4 पे n, कैपिटल N, तो ये उससे भी दूर हो गया। मतलब क्या हुआ? जितना आप घर से दूर जाते गए जाते गए उतना ही आपका अट्रैक्शन भी कम होता चला गया। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई यहां पर कोई आपका फ्रेंड था, उसके चारों तरफ आप घर के चक्कर काटते थे। जब आप घर के चक्कर काटते थे तो क्या होता था कि वो आपसे अट्रैक्ट हुआ। बट जो अगर कोई फ्रेंड यहां पर है आपसे n इक्वल्स टू 2 पर है, अगर वो उसके घर पे जा रहा है, उसके घर के चक्कर काट रहा है, तो उसका अट्रैक्शन उससे कम होगा एज कंपेरिजन टू आपका, क्योंकि आप तो उसके घर के बिल्कुल पड़ोस में हो, आप उसके क्या हो? बॉडीगार्ड हो। तो इस वजह से जितना दूर जाओगे उससे उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम होता चल जाएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं, तो मैंने आपको 3 चीजों के बारे में बताई थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किन किन चीजों के बारे में बता रहा है, नेम, साइज एंड एनर्जी। तो देख लो, जितना दूर न्यूक्लियस से जाओगे उतना उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर रेडियस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया मेरे बारे में साइज के बारे में। अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर मैं इसको बोलूं R1, इसका रेडियस मैंने मान लिया R1, इसका रेडियस मैंने मान लिया R2, इसका मैंने रेडियस मान लिया R3 और इसका रेडियस मैंने मान लिया R4, तो मैं सिंपल सा ये बोल सकता हूं कि R1 हमेशा R2 से बड़ा होगा, R2 हमेशा R1 से बड़ा होगा, R3 R2 से भी बड़ा होगा और R4 सबसे बड़ा हुआ। मतलब न्यूक्लियस से दूर जाने पर रेडियस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रूफ करके दिखा दिया। तो as the n value increase, size of the orbit increase. Is that clear or not? As the n value increase, energy of the orbit also increase. अब मैं इसकी एनर्जी के बारे में बात करूंगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो E1 की एनर्जी E2 से कम, E2 की एनर्जी E3 से कम और E3 की एनर्जी E4 से कम। तीसरा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। देखो बेटा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इस टाइप से मूव करता है जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ। तो अर्थ मूव करता है अपनी एक्सिस में भी और सन के एक्सिस में भी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं खुद के एक्सिस के बारे में। जब मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो मेरे पास 2 एंगुलर मोमेंटम आएंगे, एक तो खुद के एक्सिस में और एक सन के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर मोमेंटम है अर्थ का, उसके रेस्पेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉन के भी 2 आएंगे, एक तो खुद के रेस्पेक्ट में वो अपने एक्सिस में मूव कर रहा है वो वाला, और दूसरा वो न्यूक्लियस के एक्सिस में मूव करेगा, न्यूक्लियस को अपोजिट अट्रैक्शन मानते हुए जब वो मूव करेगा उस वाले एक्सिस के। तो 2 एंगुलर मोमेंटम। तो हम पहले एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो सबसे पहले हमें यह बात पता चल चुकी है कि n
मतलब मैंने अपने कंट्री के पार्ट्स कर लिए हैं। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। अभी तक मुझे ये बात पता चल चुकी है कि ये न्यूक्लियस था, ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसके मैंने पार्ट्स बना दिए, कंट्री बना दी, और उस कंट्री के मैंने नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? KLMN, और जितने हम एलिमेंट डिस्कवर करते चले जाएंगे तो उसी हिसाब से हमने नाम दे दिए KLMN। तो ये हो चुकी है मेरी कंट्रीज जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो और सीधा लाइव आ सकते हो विद्याकुल पे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, हमने अभी कंट्री के पार्ट्स कर दिए। अब हमें पता चल चुका है कि इन कंट्रीज में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये कंट्रीज तो आपने बता दी, KLMN कंट्री हो गई मेरे पास। अब इस कंट्री के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट होगा या किस किस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके बारे में बताना एक टास्क है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बात कही थी कंट्री के बारे में, उसमें मैंने आपको बता चुका हूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पार्ट के बारे में, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब हमारे पास आया है नया टॉपिक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मुझे सिंपल से ये बताएगा कि इसका ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल l को, और ये बताएगा कि आपकी स्टेट कौन सी है या फिर इलेक्ट्रॉन किस स्टेट के अंदर रहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये क्या है मेरे पास, स्मॉल m l, या फिर इसको मैंने नाम दिया था सब ऑर्बिट। याद है आपको? सब ऑर्बिट, या फिर कई जने इसको सब शेल भी बोलते हैं। तो दोनों ही सही है, इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हम बात कर रहे हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से, और इसका नाम दिया था हमने सब ऑर्बिट या सब शेल। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको प्रपोज किया था किसने? बोहर ने। तो उसी तरह एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को प्रपोज किया था किसने? सोमरफेल्ड ने। जब सोमरफेल्ड की बात कर रहे हैं तो इट इज डोनेटेड फर्स्ट बाय द लेटर K बट लेटर मॉडिफाइड बाय द स्मॉल l। एज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल l से। बट पहले हम इसको कैपिटल K से ही बिलोंग करते थे, जो कि आज के टाइम पर हम इसको बोलते हैं स्मॉल l। क्योंकि K जो हमने कैपिटल K का जो नाम दे रखा है वो क्या दे दिया हमने? एक कंट्री के नाम पे दे रखा है, मतलब K शेल, ठीक है। तो वो N में हमने कैपिटल K यूज कर लिया था, इस वजह से हमने इसको क्या दिया? स्मॉल l के नाम से। इफ l इक्वल्स टू K-1, l की वैल्यू कहां तक लाई करती है? K-1 तक। K कैनॉट बी जीरो वाइल l कैन बी जीरो। ये जीरो हो सकता है बट ये जीरो नहीं हो सकता। मतलब कौन जीरो हो सकता है? l जीरो नहीं हो सकता बट K जीरो हो सकता था। मतलब ये l जो है ये जीरो हो सकता है बट n जीरो नहीं था। हमेशा याद रखना, l जीरो हो सकता है बट K जीरो, l जीरो हो सकता है बट जो l की वैल्यू है वो जीरो हो सकती है बट n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती थी। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ये इसके अलग अलग तीन नाम से, इसके नाम से भी हम जान सकते हैं। L वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अब इस जैसे हमने वहां पर देखा था उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दैट इज 2n²। तो इसी हिसाब से अब हम इसके लिए भी एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो निकलेगा 2l+1। L वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to n-1। इसकी जो रेंज हो सकती है वो क्या हो सकती है? 0 to n-1।
जब मैं इसकी वैल्यू बताऊंगा 0 to n-1, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो l की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0 and 1। n की वैल्यू 2 पुट करने पर l की वैल्यू कितनी आई? 0 और 1। n की वैल्यू 3 पुट करने पर तो l की वैल्यू कितनी आएगी? 0, 1 and 2। दैट इज, ऐसे ही n की वैल्यू अगर 4 पुट करूंगा तो l की वैल्यू क्या आएगी? 0, 1, 2 and 3। L value denotes the sub level in a main energy level. For example, अगर L की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूं तो इसका नाम दिया गया S सबशेल। L की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं तो इसका नाम दिया गया P सबशेल। L की वैल्यू मैं 2 पुट कर रहा हूं तो इसका नाम दिया गया D सबशेल, यस, D सब लेवल। L की वैल्यू अगर 3 पुट कर रहा हूं तो इसका नाम दिया गया F सब लेवल, और L की वैल्यू अगर 4 है तो इसका नाम दिया गया G सब लेवल। देखो बेटा, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें आया कहां से? देखो है क्या चीज, ढंग से एक बार समझो। जैसे हमने वहां पर नाम दिया था तो इसके जो नेम के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आया था वो था 2l+1। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं L की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं, L की वैल्यू क्या पुट करी मैंने? 0 पुट करी, तो 2 into 0, 0 plus 1, 0 plus 1, 1 into 2, that is 2। तो ये हुआ मेरे पास 2, और इसका नाम दिया गया S। मतलब K शेल के अंदर खाली S भर सकता है, और S में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 2L की वैल्यू इसमें मैंने पुट करी L की वैल्यू 0, अगर मैं L की वैल्यू 1 पुट करता हूं इस बार, तो 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू आई 6, और इसका नाम दिया गया P, स्मॉल p, दैट इज 1, दिस वन। तो L की वैल्यू 1 पुट करने पर इसके इस फॉर्मूले के अंदर तो वैल्यू आई P, और दैट इज 6। मतलब P सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ऐसे ही अगर मैं L की वैल्यू 2 पुट करूंगा इसके अंदर, तो L की वैल्यू मैंने 2 पुट करी, तो 2 to the 4, 4 plus 1 5, 5 to the 10, तो 10। तो इसके अंदर क्या हुआ? D सबशेल। तो इसको मैंने बोला D सबशेल। तो ऐसे ही अगर मैं L की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा? G सबशेल। ऐसे ही कंटिन्यू आगे चलता रहेगा, जितने एलिमेंट डिस्कवर होते रहेंगे उसी हिसाब से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये था छोटा सा लेवल L इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 पुट करने के बाद। अगर मैं बात करूंगा प्रॉपरली आपसे नीट के क्वेश्चन की, तो नीट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नीट या जेईई मेंस दोनों में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, 100% आता है, और क्वेश्चन क्या आता है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई अगर ये मान लो 2n² है, या फिर इसको मैं बोल गया 2s है, अगर मैंने बोला आपसे ये है 2s, तो इसमें वैल्यू निकालो n और l की। तो सर इसमें n और l की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप ये देखो, जो आपकी जो पहली स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है मेरे पास? n की वैल्यू। तो ये क्या होगी मेरे पास? n में n की वैल्यू क्या हो चुकी है मेरे पास? 2। और ये s, अब s में मैंने आपको l की वैल्यू लिखवा रखी है, s में l की वैल्यू होती है 0, तो इसमें l की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब अभी ध्यान से एक बार और देखो टेबल को, और इस टेबल को आप कॉपी भी कर सकते हो कि s में l की वैल्यू कितनी थी? 0। तो उसी बेस पे मैंने आपको आगे पढ़ाया है। क्वेश्चन इस लेवल का आता है कि भैया 2s है, इसमें n और l की वैल्यू बताओ, तो आपने बता दिया कि n की वैल्यू तो सर जो आगे वाली थी वो n की वैल्यू थी, और l की वैल्यू जो थी वो पीछे वाली थी, मतलब s वाली जो वैल्यू थी वो l की वैल्यू थी, और l की वैल्यू मैंने आपको पहले लिखवा दी है जो कि टेबल में थी। तो ये होगी है मेरे पास 2s। अगर मुझसे पूछ ले 6p, अब मुझे बताना शुरू करो, जल्दी से बताना शुरू करो, यहां पर n की वैल्यू क्या होगी और l की वैल्यू क्या होगी। जब मैं बोलूंगा n की वैल्यू तो ये होगी 6, और l की वैल्यू अगर मैं बोलूंगा तो s के बाद आता है p, जिसमें मैंने आपको बताया था कि l की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी सर। तो l की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है। तो ऐसे ही अगर मैं देखूंगा
तो इससे इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं बात करूंगा तो जेईई मेंस और मेडिकल में पूछा जाता है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं तो आपको यह बात पता चल रही है कि मैंने इसके अंदर एक ग्राफ बना रहा हूं या एक टेबल बना रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा सारी चीजों के बारे में। अब ये क्या है, सब लेवल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन n प्लस एल रूल। अगर मैंने n और l को मिला दिया तो सब लेवल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये देखो, अगर n की वैल्यू 1 है तो मेरे पास क्या होगा 1s, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, n की वैल्यू 1 है। अच्छा, आप एक चीज बताओ, कभी ऐसा हो सकता है क्या कोई भी कंट्री है उसकी स्टेट उससे बड़ी हो? नहीं हो सकता ना। तो हम इससे ये बात तो समझ चुके हैं कि n की वैल्यू जो होगी, n की वैल्यू जो होगी वो l से बड़ी ही होगी। और यहां से ही पता चल रहा है कि n की वैल्यू जो शुरू होती है 1 से शुरू होती है और l की वैल्यू कहां शुरू होती है 0 से। तो 1 हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, तो n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी ही होती है। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा n की वैल्यू 1, n की वैल्यू अगर 1 है तो पहले ही बता चुका हूं कि l की वैल्यू क्या होगी 0। अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 एंड 1, मतलब 2 लाइक करेगी 0 एंड 1। तो देखो बेटा, यहां पर n की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करी तो क्या है मेरे पास 1s, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट करने पर 1 तो ये आ चुका है, l की वैल्यू क्या हुई होगी 0 हुई होगी। तो 0 हुई होगी तो ये वैल्यू किसका नाम देती है s का, जो अभी कुछ सेकंड्स पहले ही हमने डिस्कस किया था। सेकंड हम बात करेंगे n की वैल्यू 2 के बारे में। जब मैं 2 के बारे में बात करूंगा तो n की वैल्यू 2 होने पर l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और 1। तो 0 के लिए मैंने आपको अभी कंडीशन बताई है क्या होता है s, और 1 के लिए क्या होता है p। तो मेरे पास दो कंडीशन आ चुकी है s और p। तो n की वैल्यू 2 के लिए क्या हुआ s, 2s और 2p। थर्डली मैं बात करूंगा n की वैल्यू 3 के लिए। अब जब मैं n की वैल्यू 3 के लिए बात करूंगा तो n की वैल्यू 3 कब होगी, जब l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बोलो जल्दी से सर। 0, 1 एंड 2। तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0, 1 एंड 2। तो यहां पर क्या हुआ 3 बन चुके हैं, 3s, 3p एंड 3d। दैट इज इसका एनर्जी लेवल ऐसे होता है। अब n की वैल्यू मैंने क्या पुट करी 4। जब n की वैल्यू 4 पुट करी तो l की वैल्यू कितनी आई, जल्दी से बोलो l की वैल्यू कितनी आई 0, 1, 2 और 3। इज दैट क्लियर? नहीं तो ये क्या बना 4s, 4p, 4d, 4f। तो ये इसका एनर्जी लेवल होता है और इसी हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे आप देखोगे कि s के ऊपर सिर्फ स्क्वायर 2 लगता है। क्यों लगता है 2? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। अगर हम p की बात करेंगे इसमें सिर्फ 6 लगता है आगे, 1s2, 2s2, 2p6। आपने पढ़ा होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचपन में। तो ये 2p6 क्यों लगता है, क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 6 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी टाइम पहले ही रिवीजन किया था। तो बेटा S, P, D, F and G are the spectroscopic terms and significant shapes, principal, diffuse, fundamental and generalized respectively. When n equals to 4, L has the value 0, 1, 2 and 3। ये मैं आपको बता चुका हूं, जब L की वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब n की वैल्यू अगर 4 है, n की वैल्यू अगर 4 है तो इसी क्या बनेगा 4s। 4 के साथ 0 मिला दो तो 4s, 4 के साथ 1 मिला दो तो 4p, 4 के साथ 2 मिला दो तो 4d और 4 के साथ 3 मिला दो तो f। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0, तो दैट इज 1s। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 1 है तो 2s और 2p। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2। तो क्या होगा 3s, 3p एंड 3d। अब 4 के बारे में बात करते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। देखो 0 के साथ मिलाने पे 4s, 1 के साथ मिलाने पे 4p, 2 के साथ मिलाने पे 4d और 3 के साथ मिलाने पर 4f।
तो ये चार चीजें हैं, आपको इजी तरह समझाने के लिए मैंने कोशिश करी है। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होती है। अगर n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू क्या क्या आएगी, बोलो, 0, 1, 2, 3, 4। तो l की वैल्यू उस पर डिपेंडेंट होगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। The number of L values is equal to the magnitude of N value. The energies of various subshell in an energy level is S, P, D, F and G. तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, G की। सबसे कम किसकी होगी, S की होगी। क्यों, क्योंकि सर इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। Fourth, it tells about the shape of the orbitals. भाई ये क्या बता रहा है मुझे, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बता रहा है। किसके शेप के बारे में, मेरे शेप के बारे में नहीं, ये बताएगा किसके, सब ऑर्बिट्स के शेप के बारे में। अब ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, एस का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, पी का जो शेप होता है डम्बेल, डी का जो शेप होता है वो क्या होता है, डबल डम्बेल, और एफ का जो शेप होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। तो ये के बारे में बताएगा, शेप्स के बारे में बताएगा, और ये 4 शेप्स के बारे में बात करेंगे हम। एस का शेप क्या है, स्फेरिकल, पी का शेप क्या है, डम्बेल, डी का शेप क्या है, डबल डम्बेल, और एफ का शेप क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम इन 4 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, एस, पी, डी और एफ के शेप के बारे में। देखो, एस का शेप क्या है, ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिक, या फिर नॉन डायरेक्शनल शेप भी बोलते हैं हम इसको। पी का ऑर्बिटल डम्बेल शेप, डी का ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप, और एफ का ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शेप या फिर क्वाड्रा डबल डम्बल शेप, वी कैन इजीली से दैट पार्ट। ठीक है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय। अब बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस किस तरह मूव करता है, अपने खुद के न्यूक्लियस में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मूव करता है, अपने खुद के ऑर्बिट में भी मूव करता है, खुद के एक्सिस में मूव करता है। तो हमने एक एंगुलर मोमेंटम तो उसके बारे में बता दिया था, हम दूसरा एंगुलर मोमेंटम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्मूला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 13.6 Z² अपॉन n² माइनस का बोहर मैग्नेटॉन। अब इसकी यूनिट क्या हो गई, बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन इट्स वैल्यू इज 9.273 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैल्यू हमेशा याद रखनी है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो। दोबारा से याद करने की कोशिश करते हैं। बोहर मैग्नेटॉन 9.273 इंटू 10⁻⁻24 जूल्स अपॉन टेस्ला। So its value is very important. See, mu equals to root LL plus 1 H upon 2 pi. That is a Bohr magneton. Formula is Bohr magneton. अगर मैंने बात करी बोर मैग्नेटॉन की, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैंने रखी 1s, 2s या 3s, तो S में L की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0। जब L की वैल्यू 0 हो चुकी है तो L की वैल्यू क्या होगी, μ1 की। देखो यहां पर 0 पुट करो तो 0 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। तो ये 0 के अपॉन कुछ भी पुट करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं बात करूंगा 2p, 3p, 4p, 6p या 5p के बारे में, तो L की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो μ1 की वैल्यू कितनी आई, वैल्यू पुट करके देखो फॉर्मूले में, L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, या फिर हम इसको H बार भी लिख सकते हैं, H अपॉन 2 पाई को डायरेक्ट। ठीक है, इसको भी याद रख लेना आप। तो अगर मैंने 2p की वैल्यू पुट करी तो क्या है, √2h अपॉन 2 पाई, दैट इज h अपॉन 2 पाई। ये कैसे आया सर, यहां पर तो नहीं उलझे आप लोग। तो ये क्या हुआ, 2 पाई को क्या किया इसने, √2h अपॉन 2 पाई है यहां पर, तो मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो ये कितना बन गया, 2। तो ये हो चुका है h अपॉन √2 पाई। इज दैट क्लियर और नॉट, यहां तक कोई दिक्कत। μ1 LL प्लस h अपॉन 2 पाई फॉर 4s1
एल की वैल्यू कितनी, म्यू1 की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 0 आई थी। सेकेंड बात करेंगे 2p 3p 4p 5p, एल की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, h/√2π। फॉर 3d 4d 5d 6d 7d कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3h/√2π। वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, सिंपल सा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सब शेल और सब लेवल गिवन बाय 2l+1। ये मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने में होते हैं, 2l+1 दैट इज 4l+2। तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक सब ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 2l+1। When L equals to 0, only 2 electrons are accommodate in S subshell। तो S के अंदर खाली कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, खाली 2। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। L की वैल्यू 1 रखोगे तो कितनी आएगी बेटा, 6 आएगी, डेट इज P। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, वो छोटी टेबल मैंने आपको डायरेक्ट लिखवा दी है, तो उससे आपको डायरेक्ट चीजें याद रहेंगी। L की वैल्यू 2 पुट करी तो 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज D सबशेल। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, सिंपल सा वही टेबल आपको याद रखनी है, उस टेबल से आपके आंसर आना शुरू हो जाएंगे। When L equals to 3 तो 14 इलेक्ट्रॉन, दैट इज F सबशेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। When L equals to 4 तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए, दैट इज G सबशेल। ये भी मैं आपको बता चुका हूं बेटा। S P D F G H I जितने भी आप यूज करना चाहो उतने यूज कर सकते हो, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 2l+1 में, और जितना निकालना चाहो उतने निकाल दो। उसमें आपको पता चल जाएगी कि एक कंट्री में कितनी स्टेट्स होती हैं, और हर स्टेट के अंदर हम उतने ही इलेक्ट्रॉन फिक्स भर सकते हैं। तो अब हम चैप्टर की समरी पे आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि सर ये था मेरे पास न्यूक्लियस, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे तो मैंने इसके अंदर क्या बना दिए थे, कुछ ऑर्बिट्स बना दिए थे। इसका पहला नाम दिया गया था n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4। इसके अंदर मैंने जो नाम दिए थे वो क्या थे, K, L, M और N। जब मैंने इसके नाम दिए थे उसका नाम क्या था, K, L, M और N। अब इसके अंदर जो सबशेल्स बने थे तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, मैक्सिमैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, मैक्सिमैक्स 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं। तो कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर कितने हुए, S और P। इसके अंदर कितने हुए, S, P और D। ऐसे ही M के अंदर, और N की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर कितने हुए, S, P, D and F। So hope so you understood this part, principal and azimuthal quantum number easily. Thank you.